आम के पेड़ के नीचे एक वृद्ध दंपति रहते थे। उनके बेटे और बहू ने उन्हें घर से निकाल दिया था, जिस कारण उन्हें घर से बाहर रहना पड़ रहा था। उमाशंकर जी की तबीयत खराब थी, उनको दवाई खाने के लिए कुछ खाना भी था। इसलिए रेशमा जी वहाँ से थोड़ी दूर जाती हैं और एक चाय की टपरी से चुपके से एक बिस्कुट का पैकेट उठाकर भागने लगती हैं। तभी दुकानदार उन्हें पकड़ लेता है और चिल्लाने लगता है, पकड़ो इस बुढ़िया को, मेरी दुकान से बिस्किट का पैकेट चुरा कर ले जा रही हैं, आज इसको नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर दुकानदार बुजुर्ग महिला को पकड़कर जमकर पीटने लगता है। आसपास के लोग भी चोर समझकर बुजुर्ग महिला को पीटने लगते हैं। बुजुर्ग महिला सभी लोगों से हाथ जोड़ते हुए कहती है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, बहुत तेज़ भूख लगी थी, 4 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए मजबूरी में बिस्किट का पैकेट मुझे चुराना पड़ा, मुझे मत मारो। लेकिन भीड़ में सभी आदमी उस बुजुर्ग महिला की बात को कहाँ सुनने वाले थे। एक को देखकर दूसरा भी हाथ आजमाने के लिए आ जाता। इसी तरह से लगातार बुजुर्ग महिला के ऊपर चोर समझकर 8 से 10 थप्पड़ पड़ जाते हैं। बेचारी सभी के आगे हाथ जोड़ती हैं, लेकिन कोई भी उनकी एक बात नहीं सुनता। आखिरकार उस बुजुर्ग महिला की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी जो उसने 70 वर्ष की उम्र में बिस्किट का पैकेट चुराया। वह चोर नहीं थी, कोई बड़ी वजह ही रही होगी जिसकी वजह से उसने बिस्किट का पैकेट चुराया है, लेकिन उसकी वजह सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तभी चाय की टपरी पर चाय पीने के लिए पास के ही ऑफिस से राम भजन जी आते हैं। अपनी कार से जैसे ही उतरते हैं, टपरी के बाहर भीड़ को देखकर वह उस तरफ को चल पड़ते हैं। पास जाकर पता चलता है कि सभी आदमी किसी बुजुर्ग महिला को पीट रहे हैं, क्योंकि उसने चाय वाले की दुकान से बिस्किट का पैकेट चुरा लिया था और चुराकर भाग रही थी। अच्छा हुआ कि उसने पकड़ लिया और सब ने उसको पीट दिया, वरना पता नहीं कहाँ कहाँ चोरी करती। राम भजन जी नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं सच में वह महिला बहुत ही बुजुर्ग है और सभी लोग उसको इस तरह से मार रहे हैं। उन्हें बड़ा बुरा लगता है, सबको दूर हटाते हैं और कहते हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती इतनी बुजुर्ग महिला पर हाथ उठाते हुए। अरे क्या हुआ, एक बिस्किट का पैकेट चुरा लिया तो तुम्हारा तो नहीं चुराया था, जिसका चुराया था वह बात कर लेगा, तुम लोग क्यों उन पर हाथ उठा रहे हो। और अगर उसने बिस्किट का पैकेट चुराया है तो हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो। यह लो पैसे, बिस्किट के पैकेट के पैसे मैं देता हूँ, और खबरदार किसी ने अब उन बुजुर्ग महिला के ऊपर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राम भजन जी अपनी पैंट की जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को देते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि अब बुजुर्ग महिला से एक शब्द भी मत कहना। उसके बाद राम भजन जी बुजुर्ग महिला को अपने हाथ का सहारा देकर उठाते हैं, लेकिन जैसे ही उनका चेहरा देखते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, हाथ कांपने लगते हैं। रेशमा दीदी, आपकी यह हालत कैसे हुई, और दिल्ली जैसे शहर में आप क्या कर रही हो। लेकिन रेशमा जी किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी, आंखों से आंसू बस बह रहे थे। बिस्किट के पैकेट को सीने से लगाए बार बार यही कहे जा रही हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जो किया है अपने पति के लिए किया। मेरे पति 4 दिन से भूखे हैं, मैं उनको ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ, मुझे मत मारो, अब मैं कभी कुछ नहीं चुराऊंगी। अपनी दीदी को ऐसी हालत में देखकर राम भजन जी का कलेजा फटा जा रहा था। रेशमा जी को गले लगाकर राम भजन जी कहते हैं, अरे दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका छोटा भाई राम भजन हूँ। बड़ी मुश्किल से रेशमा जी राम भजन को पहचान पाती हैं, और जैसे ही वह पहचान जाती हैं उनके हाथ से बिस्किट का पैकेट छूट जाता है।
अपने छोटे भाई के सीने से लगकर फूट फूट कर एक बच्चे की तरह रोने लगती हैं। मेरे भाई, तू इतने दिनों से कहाँ था? देख तेरी बहन की क्या हालत हो गई है। दीदी, आपकी यह हालत कैसे हुई? और जीजा जी कहाँ हैं? जीजा जी का नाम सुनते ही रेशमा जी झटपटा जाती हैं और राम भजन जी का हाथ छुटाकर बिस्किट का पैकेट उठाकर दूसरी तरफ भागने लगती हैं। राम भजन जी भी अपनी बहन के पीछे पीछे भागते हैं और आवाज़ देते हैं, अरे दीदी, कहाँ भागी जा रही हो? आपको जहाँ जाना है मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ। जबरदस्ती रेशमा जी का हाथ पकड़कर कार में बिठा लेते हैं और कहते हैं, दीदी अब आप मुझे बताओ कहाँ चलना है, मैं आपको लेकर चलता हूँ। रेशमा जी कहती हैं, पास में ही एक आम का पेड़ है, वहाँ ले चलो। आम के पेड़ के पास पहुँचते ही रेशमा जी जब कार से उतरकर अपने पति के पास जाती हैं, पीछे पीछे राम भजन जी भी जाते हैं। देखते हैं आम के पेड़ के नीचे एक चबूतरा है जिस पर एक फटा सा चादर बिछाकर उनके जीजा जी लेटे हुए हैं। फटे पुराने कपड़े पहने हैं, एकदम कमज़ोर अवस्था में हैं। लग रहा है बहुत दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है। बहन की तरफ राम भजन जी ने नज़र डाली तो उनके कपड़ों का भी कुछ यही हाल था, जगह जगह से फटे और गंदे थे। बिस्किट के पैकेट से बिस्किट निकालकर रेशमा जी अपने पति को हाथ से खिलाने लगती हैं। उमा शंकर जी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अगर तुम चले गए इस दुनिया से तो मेरा क्या होगा? मैं अकेली कैसे जीऊंगी? तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। हम दोनों जल्दी ही अपने गांव चलेंगे। रेशमा जी और उमा शंकर जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। रेशमा जी और उमा शंकर जी भूख की वजह से बिस्किट का पैकेट खोलकर जल्दी जल्दी से बिस्किट खाने लगते हैं। बिस्किट खाने के बाद अपनी साड़ी के पल्लू से रेशमा जी एक दवाई का पत्ता निकालती हैं और अपने पति को गोली देकर पानी पिलाती हैं। यह लो उमा शंकर जी, इसको जल्दी से खा लो, तुम्हारा बुखार बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यह नज़ारा देखकर राम भजन जी की आँखों के आंसू नहीं रुक रहे हैं, लगातार आंसू बहा रहे हैं। राम भजन जी अपने ड्राइवर को कार की चाबी देते हैं और कहते हैं, पास के होटल से खाना पैक करा लाओ और कुछ फल वगैरह भी लेते आना। ड्राइवर को खाना लाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय तो लगता, लेकिन रेशमा जी और उमा शंकर जी 4 दिनों से भूखे थे। उस बिस्किट के पैकेट को देखते ही दोनों उसे खा जाते हैं और राम भजन जी उन्हें मना नहीं कर पाते कि थोड़ा रुक जाओ, मैंने आप दोनों के लिए खाना मंगाया है। कैसे रुक जाते? 4 दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया था। राम भजन जी खड़े खड़े सोच रहे हैं कि मेरी बड़ी बहन गांव में कितने ठाठ से रहा करती थी, जीजा जी गांव के सरपंच थे, दीदी भी कितनी शान से रहा करती थी, एक बेटा और एक बेटी है, दोनों की शादी हो गई, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त हैं। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। जिस बहन की वजह से आज मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, आज मेरी वही बड़ी बहन किस हालत में पहुँच गई है और मुझे इस बात की भनक भी नहीं थी। अगर मेरी बहन ना होती तो मैं ना तो पढ़ पाता, क्योंकि मेरे पढ़ाई का सारा खर्चा मेरी बहन ने ही उठाया है। माता पिता तो हमें छोड़कर भगवान के पास चले गए थे, बड़ी बहन और जीजा जी ने ही माता पिता की तरह मेरा ख्याल रखा है और जब भी हम गांव जाते हैं अपनी बहन के घर ही रुकते हैं। उन्होंने हमें अपने बेटे की तरह ही समझा। अभी साल भर पहले ही तो गांव गया था। दीदी जीजा जी आराम से
गांव में रह रहे थे। लेकिन इस 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि दीदी जीजा जी को गांव से दिल्ली जैसे शहर में सड़कों पर चोरी करने के लिए मजबूर हैं। उनकी ऐसी हालत कैसे हो गई? राम भजन जी के दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां अपने दीदी जीजा से सवाल करने की नहीं, उन्हें संभालने की थी। थोड़ी देर में ड्राइवर खाना लेकर आ गया। राम भजन जी कार से चटाई निकालकर आराम से दोनों को बिठाते हैं, भर पेट खाना खिलाते हैं। दीदी जीजा की हालत देखकर राम भजन जी कुछ कह नहीं पाए। दोनों का हाथ पकड़कर घर ले आए। पहले ही नौकर को फ़ोन कर दिया था, घर का एक कमरा साफ करके रखना जहाँ पर मेरे दीदी जीजा जी आ करके रहेंगे। इतने दिनों बाद भर पेट सुकून का खाना खाया था। खाना खाने के बाद दोनों को नींद आ गई, लेकिन राम भजन जी का मन बड़ा बेचैन है। उन्हें नींद नहीं आई और सुबह होने का इंतज़ार करने लगे कि कब वह अपनी दीदी से अपने प्रश्नों का उत्तर पूछें। सुबह होते ही अपने दीदी जीजा जी के कमरे में गए तो देखा दीदी जीजा जी पहले से ही उठकर बैठ गए थे। कल की अपेक्षा आज वह दोनों सामान्य लग रहे थे। राम भजन जी कुक को चाय बनाने का ऑर्डर देते हैं और दोनों के पास बैठकर उनका हाथ पकड़कर कहते हैं, दीदी अब तो बताइए आपकी ऐसी हालत कैसे हुई? आप दिल्ली जैसे शहर में कैसे आईं? आपका बेटा उमेश बेंगलोर में रहता है, फिर आप दिल्ली कैसे आ गए? रेशमा जी कहती हैं, राम भजन उमेश बेंगलोर नहीं दिल्ली में रहता है। अभी 6 महीने पहले ही उसका ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ है। हैरान होते हुए राम भजन जी कहते हैं, क्या उमेश दिल्ली में रहता है? और फिर भी आप दोनों दिल्ली की सड़कों पर दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आप उसके पास जाकर क्यों नहीं रहते? क्या उमेश को पता है आप दिल्ली में ही हैं? रेशमा जी कहती हैं, हाँ उसे सब पता है, उसी की वजह से ही तो हम दोनों इस हालत में पहुँचे हैं। दीदी आपके कहने का क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। राम भजन हम बहू बेटे के पास ही तो रहने आए थे और उन दोनों ने अपने घर से हम दोनों को धक्के मारकर निकाल दिया, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। यह भी नहीं सोचा कि बूढ़े माता पिता इतने बड़े शहर में जहाँ उनका कोई नहीं है कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, कैसे गुजारा करेंगे, जिएंगे या मरेंगे, इससे उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आधी रात को हम दोनों को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। ऐसा कैसे हो सकता है दीदी? उमेश ऐसा नहीं कर सकता है। रेशमा जी कहती हैं, यह सच है राम भजन कि मेरे बेटे ने ही हम दोनों को आधी रात में अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया है। इतना कहकर रेशमा जी और उमा शंकर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। दरअसल 6 महीने पहले ही बेटे का दिल्ली में ट्रांसफ़र हुआ है और साल भर पहले ही मैंने सरपंच पद से इस्तीफा दे दिया था। बेटे बहू के मन में पहले से ही मेरे सारे पैसे लेने का लालच था, लेकिन मैं कभी इस बात को समझा ही नहीं। इस्तीफा देने के बाद बेटा बहू मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि पिताजी अब आप बूढ़े हो रहे हैं, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए आप हमारे साथ ही रहना। गांव में आप दोनों अकेले रहेंगे तो देखभाल करने के लिए कोई नहीं है और मेरा ट्रांसफ़र भी दिल्ली जैसे शहरों में होता रहता है, तो इतने बड़े बड़े और दूर के शहरों से बार बार घर आना मेरे लिए नामुमकिन है। इससे अच्छा है कि आप दोनों हमारे साथ शहर ही चलिए, जिससे हम दोनों आपका अच्छे से ख्याल रखेंगे। राम भजन तुझे तो पता है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। हम दोनों बेटे बहू की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गए। हमें लगा कि हमारे बेटे को हमारी बहुत चिंता है, इसलिए हमें अपने साथ ले जाने की और हमारी सेवा करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि वह दोनों तो हमें धोखा दे रहे हैं।
सुनो जी, हमारे बेटा बहू सही कह रहे हैं, हमें उनके साथ शहर में ही रहना चाहिए। अब हमारा बुढ़ापा है, जब देखो तब हमारी तबीयत खराब हो जाती है, तो कोई तो हमारी देखभाल के लिए होना चाहिए। अब हम दोनों तो बूढ़े हो रहे हैं, बेटी का ससुराल भी बहुत दूर है और दामाद विदेश में नौकरी करता है, तो बेटी भी उसके साथ विदेश में जाकर रह रही है। अब बेटा बहू ही हमारा एकमात्र सहारा है, हमें उसके साथ शहर चलना चाहिए। और फिर देखा नहीं, वह दोनों कितने प्यार से हमें अपने साथ ले जाने के लिए कह रहे हैं। बहुत भाग्यशाली हैं हम दोनों जो हमें ऐसे बेटा बहू मिले हैं। हम दोनों बेटे बहू से उनके साथ चलने के लिए हाँ कर देते हैं। जब दोनों हाँ कर देते हैं तो दूसरे दिन ही बेटा कहता है, पिताजी गांव की जितनी भी ज़मीन है मैंने उसको बटाई पर दे दिया है और उसके पैसे भी मैंने अपने खाते में ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। अब दिल्ली से बार बार गांव आना जाना तो होगा नहीं, इसीलिए मैंने जिसको ज़मीन बटाई पर दी है उसको अपने खाते का नंबर दे दिया है, वह मेरे खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर दिया करेगा। उमा शंकर जी कहते हैं, बेटा पैसे तुम्हारे खाते में क्यों? अभी तक तो ज़मीन के सारे पैसे मेरे ही खाते में आते थे या फिर गांव के लोग मेरे तो हाथ में पैसे देते थे। अब मेरे साथ इतनी दूर रहोगे तो वह तुम्हें पैसे देने के लिए दिल्ली थोड़ी आएंगे, इसलिए मैंने अपना खाता नंबर दिया है और फिर पैसे चाहे मेरे खाते में आए या फिर आपके में, बात तो बराबर ही है। शहर में जाकर खर्चे तो मैं ही करूँगा, आप क्यों चिंता कर रहे हैं। हालांकि बेटे की यह बात उमा शंकर जी और रेशमा जी को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि बिना पूछे ही बेटे ने खेती के पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए थे और बाद में बताया घर का सामान अच्छी तरह से पैक करके हम दोनों दिल्ली चले गए कि सालों तक हमें घर नहीं आना है तो सामान को बंद करके ही जाएं। शहर में 1 महीने तक तो बेटे बहू ने हमें बहुत अच्छे से रखा, हमें भी लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, बढ़िया है। शहर में 1 महीने बाद ही एक दिन बहू बेटे हमसे कहने लगे कि पिताजी दिल्ली जैसे शहर में किराया बहुत लगता है, इससे अच्छा हम सोच रहे हैं कि पास की ही सोसाइटी में अपना एक फ्लैट खरीद लें। 3 कमरों का एक फ्लैट हम दोनों देख कर भी आए हैं, 30 लाख का आ रहा है। कुछ पैसों का इंतजाम तो मैंने कर लिया है, कुछ पैसे आपके सरपंची के हैं जो सोच रहा हूँ कि उन्हीं पैसों में फ्लैट खरीद लेता हूँ। आपकी क्या राय है? बेटे के इस प्रकार पूछने पर मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही बहू बोल पड़ी, इसमें पिता जी की क्या राय होगी? वह आपके फ्लैट लेने से मना थोड़ी करेंगे और फिर आपका पिताजी का कुछ बटा नहीं है। अगर आप अपने और पिताजी के पैसों से फ्लैट खरीद लोगे तो रहेंगे तो हम सब एक साथ, तो इसमें पिताजी मना नहीं करेंगे। और फिर एक कमरा हमने उसमें पिताजी के हिसाब से भी तो खरीदा है, वरना हमारे लिए तो 2 कमरे ही बहुत थे। और अभी अपना बेटा छोटा है, वह 5 साल का है, आगे जाकर उसको भी एक कमरा चाहिए। यही सोचकर हमने 3 कमरों का घर खरीदा है। क्यों माँ जी, इस बारे में आप क्या कहती हो? मीठी मीठी बातें बनाकर बहू बेटे ने हमसे हमारे सारे पैसे निकलवा लिए। उन दोनों ने हमारे पास 1 फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी। मैंने 1-2 बार उनको सारे पैसे देने से मना भी किया तो बहू ने घर में कलह कर दिया। बहू घर में इतना कलह कर देती थी कि 2-2 दिन तक खाना नहीं बनता था। आखिर में रेशमा ने मुझसे कहा कि ठीक है, वैसे भी हमें अपने सारे पैसे और प्रॉपर्टी बेटे बहू को ही देनी है, आप चाहें अभी दो या कुछ सालों के बाद दे देना, तो है ही तो हमारे पास पेंशन आती है, उसको हम अपने हाथ में रखेंगे। नहीं रेशमा, मेरा मन नहीं है बिल्कुल अपने सारे पैसे बेटे बहू को देने का, लेकिन बेटे बहू ने ज़बरदस्ती हमसे पैसे ले लिए
और फ्लैट खरीद लिया। फ्लैट को कंप्लीट होने में अभी 2 महीने का समय था। तब तक हम उस किराए के घर में रहे। एक दिन बेटा हमारे पास आकर कहता है, पिताजी जरा अपना एटीएम तो देना, आज 1 तारीख है, आपके पेंशन के पैसे निकालने जा रहा हूँ। बेटा माना कि मेरी 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन इतना भी बीमार नहीं हूँ कि मैं पेंशन के पैसे ना निकाल सकूँ। मैं खुद ही अपने पैसे निकाल लाऊंगा। मेरा इतना कहना था कि बेटे ने मेरी कुर्सी गिरा दी और मैं नीचे गिर गया। रेशमा जी रसोई में खाना बना रही थी। मेरी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर भागकर आती हैं। जमीन पर गिरा हुआ देखकर कहती हैं, कैसे गिर गए? अच्छे खासे कुर्सी पर बैठे थे। मैं बेटे के व्यवहार से हैरान था। तभी बेटे ने रेशमा को धक्का देते हुए बैग में से एटीएम कार्ड निकाल लिया और धमकी देने लगा। धमकी देते हुए कहा, हम लोगों के साथ रहना है तो अपने सारे पैसे हमें देने पड़ेंगे। सारा खर्चा हम देखते हैं तो हमारे हिसाब से ही इस घर में रहना पड़ेगा। चुपचाप से कमरे में रहो और मेरी बात को मानते रहो तो फ़ायदे में रहोगे। अगर मुझसे कुछ कहने की कोशिश की तो समझ लेना। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? अपने पिता जी से किस तरह से बात कर रहे हो? क्या बात करने की तमीज़ भी भूल गए हो? बुढ़िया चुप हो जा। इतने महीनों से तुम दोनों को झेल रहा हूँ तो क्या ऐसे ही झेल रहा था मैं? बैंक के से पैसे निकालने जा रहा हूँ और तुम लोग मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। हमारे अलावा तुम्हारी इधर कोई सुनने वाला नहीं है। यह शहर है, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता और ना ही कोई किसी के काम आता है। जिस तरह से हम तुम्हें रखेंगे वैसे ही तुम्हें रहना पड़ेगा। यह गांव नहीं है जहाँ 4 लोग आकर तुम्हारी बात सुनेंगे। इधर किसी को किसी से मतलब नहीं है। तब तक बहू भी रसोई से आ गई। रेशमा जी बहू से कहती हैं, देखो बहू बेटा किस तरह से और कितनी बदतमीजी से अपने पिता से और मुझसे बात कर रहा है। हंसती हुई बहू कहती है, तो क्या गलत कह रहे हैं तुम दोनों? बुढ़े बुढ़िया को हम दोनों इतने दिनों से झेल रहे हैं, क्या यही कम है? अपनी छाती पर बैठकर मूंग दलवा रहे हैं, सुबह शाम खाने को दे रहे हैं। अब बस बहुत हो गया। अब तुमसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। अगले ही हफ्ते हम दोनों अपने नए घर में जाने वाले हैं। तुम दोनों अपना देख लेना क्या करना है। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? हम दोनों अपना देख लेने से तुम्हारा क्या मतलब है? तुमने जो फ्लैट खरीदा है उसमें हमारे भी पैसे लगे हैं और तुमने ही कहा था उस घर में एक कमरा हमारा भी है। ओहो पिताजी सही कह रहे हो। तुम दोनों गांव के गवार को मैं अपने हाई फाई सोसाइटी के हाई फाई घर में लेकर जाऊंगी। शक्ल देखी है तुमने? इतने अच्छे फ्लैट में रहने लायक भी नहीं हो। इतना कहकर बेटे बहू हंसते हुए कमरे से चले गए। देखा, हम दोनों इन बूढ़े से पूरा काम करा लिया है। अब आराम से अपने फ्लैट में जा कर के रहेंगे। बहू कहती है, इन दोनों बूढ़े बूढ़े का क्या करेंगे? अरे इनका क्या करना है? 2-4 दिन और इस घर में रखते हैं। जब हम खाली करेंगे तब इस घर को तो ताला मार कर इस घर से निकाल देंगे। और क्या करना है? बहू बेटे के व्यवहार को देखकर हम दोनों को अपने कानों पर और आँखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो बेटे बहू हमें चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर दिल्ली जैसे शहर में लेकर आए, वह सब उनका दिखावा था। उन्हें तो सिर्फ हमारे पैसे चाहिए थे। बहू बेटे 1 नंबर के लालची हैं। रेशमा ने मुझे उठाया, कुर्सी पर बिठाया। जगह जगह घुटने और कुहनी छिल गई थी। ठंडे पानी से साफ किया। आँखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमारे पास फ़ोन भी नहीं था। बेटे बहू ने मेरा एक छोटा सा फ़ोन था, वह भी ले लिया। कहीं मैं अपनी बेटी से बात ना करूं। रात में जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो बहू का फ़ोन बाहर डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ था।
फ़ोन उठाकर मैंने अपनी बेटी को फ़ोन लगा दिया। थोड़ी सी बात हो ही पाई थी कि तब तक बहू को मेरी आवाज़ आ गई कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। देखो तुम्हारी मम्मी अपनी बेटी से हमारी शिकायतें कर रही है। अब तो बूढ़े बुढ़िए का कुछ करना ही पड़ेगा। 1 हफ्ते झेलना बहुत मुश्किल है। भागते हुए बेटा बहू कमरे से आते हैं और मेरे हाथ से फ़ोन छीन कर मुझे दीवार से धक्का दे देते हैं। सर बहुत तेज़ी से दीवार से जाकर टकरा गया। बहू बेटे को मुझ पर जरा से भी दया नहीं आई। मेरा और रेशमा का हाथ पकड़कर आधी रात को ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया। निकल जाओ मेरे घर से, अब तुम्हें एक पल भी अपने घर में नहीं रख सकते हैं। बेटा तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और मुझे भी बुखार है। ऐसी हालत में हम कहाँ जाएंगे? कुछ तो रहम करो मुझ पर। अरे बुढ़िया, तुझ पर रहम करने की ज़रूरत नहीं है। तुझे तो मैं एक पल भी नहीं देख सकती। इतने दिनों से पता नहीं कैसे झेल रही थी। अब निकल जा इस घर से और दोबारा से अपनी शक्ल मत दिखाना। बेटे बहू ने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ना ही हमारे हाथ में एक पैसा था और ना ही कपड़े। 4 दिन से हम इसी पेड़ के नीचे रह रहे थे, भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मेरे जेब में बस यह दवाई का पत्ता डला रह गया था। दवाई खिलाने के लिए ही रेशमा ने उस बिस्किट के पैकेट को चुराया था। इतना कहकर रेशमा जी और उमाशंकर जी अपने भाई के सामने फूट फूट कर रोने लगते हैं। हमारी किस्मत कितनी खराब है जो हमें ऐसा बेरहम बेटा मिला है। ऐसी औलाद से तो ना हो तो ही अच्छा है। हम बे औलाद ही रहते तो ठीक था। कम से कम बुढ़ापे पर ऐसे दिन तो ना देखने पड़ते। दीदी जीजा जी की बात सुनकर राम भजन जी की आंखों में गुस्सा आ गया। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन गुस्से से आंखें एकदम लाल हैं। दीदी जीजा जी, उमेश ने आपके साथ जो भी किया उसकी सज़ा तो उसे मिलकर रहेगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप लोगों को जितना दुख झेलना था झेल लिया, अब नहीं झेलेंगे। दूसरे दिन ही बैंक जाकर के राम भजन जी पिछले वाले पेंशन के अकाउंट को बंद करवा देते हैं और एक नया अकाउंट खुलवाते हैं। माता पिता के साथ फ्रॉड करने के जुर्म में पुलिस में शिकायत कर देते हैं और साथ ही बेटे बहू के ऊपर केस भी कर देते हैं। बेटा बहू दोनों ही अपने नए फ्लैट में बड़े मज़े से रह रहे हैं। उन्हें अपने किए पर जरा सा भी पछतावा नहीं है। तभी उनके फ्लैट की डोर बेल बजती है। बेटा घर के बाहर निकलता है तो देखता है कि पुलिस वाले उसके घर के सामने खड़े हुए हैं। देखकर सकपका जाता है और कहता है, आप लोग इधर किस लिए आए हैं? लगता है आप गलत घर में आ गए हैं। किसी ने आपको गलत पता दे दिया है। तभी पीछे से राम भजन जी आते हैं। कहते हैं, नहीं उमेश, किसी ने इन्हें गलत पता नहीं दिया है बल्कि सही पता दिया है। इंस्पेक्टर साहब गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। इन दोनों ने अपने माता पिता के साथ बहुत बुरा किया है और उन्हें बहुत ही कष्ट दिया है। माँ बाप के साथ मारपीट करने के जुर्म में और उनके साथ धोखा करने के जुर्म में पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। साथ ही साथ उन दोनों के ऊपर बहुत सालों तक केस चलता है। सालों तक जेल में रहते हैं। उमाशंकर जी का सारा पैसा फ्लैट में लगा हुआ था, इसलिए कोर्ट आदेश देता है कि फ्लैट को बेच करके उमाशंकर जी के सारे पैसे वापस करने होंगे। बेटा बहू को अपना फ्लैट भी बेचना पड़ता है। छोटे से पोते को लेकर उमाशंकर जी और रेशमा जी राम भजन जी से गांव जाने के लिए कहते हैं, लेकिन राम भजन जी उन दोनों को गांव जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, आप दोनों मेरे लिए माता पिता के ही समान हैं। अब बुढ़ापे पर गांव जाकर क्या करेंगे? हमारे साथ ही रहिए, हम आपको बहुत अच्छे से रखेंगे, कभी कोई कष्ट नहीं होने देंगे और आप अपने पैसे अपनी पेंशन
सब ने हाथ में रखना, हमें कभी इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तो खुद ही इतना कमाता हूँ। राम भजन जी उमा शंकर जी रेशमा जी को उनके छोटे से पोते को गांव नहीं जाने देते हैं। पोते का अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और रेशमा जी और उमा शंकर जी अपने पोते का पालन पोषण करने लगते हैं। अब उन्हें अपने बीते दिनों की अक्सर याद आती थी, जिसे याद करके वह उदास हो जाते थे। यह देखकर राम भजन उन्हें समझाता है कि जो बीत गया वह बीत गया, अब अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताइए। कुछ समय बाद बेटे और बहू भी जेल से छूटकर बाहर आए। तब वह अपने माँ और बाप से माफ़ी मांगने के लिए आते हैं, लेकिन रेशमा जी और उमा शंकर जी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन वह अपने पोते को उन्हें वापस कर देते हैं और वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो दोस्तों, राम भजन जी ने अपने दीदी और जीजा जी के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुंचती रहें।